संजय राउत। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा विषय है एक बार फिर से संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत ने कहा है कि हमें फांसी दे दो, लेकिन हमारा कोई जो आवाज़ है वो रोक नहीं सकता है। बराबर। हाँ। तो क्या ये आवाज़ उद्धव ठाकरे की आवाज़ है? इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि उनके खास मित्र हैं थत्ते जी, और उनसे जानेंगे कि संजय का स्वभाव आखिर में है कैसा। क्या इसी तरह बड़बड़ करने वाला स्वभाव है या कुछ पॉलिटिकल बात भी करते हैं? सर, आप क्या कहेंगे संजय राउत के बारे में? इतनी फजीयत होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको फांसी दे दो, लेकिन मैं अपनी आवाज़ को नहीं रोक पाएगा। आपने मुझे जो विधान किया है जी, उसके बारे में अभी मैं पहला सवाल आपको पूछता हूँ। बिल्कुल। फजीयत क्या हुई है उसकी? मतलब लोग इतना उसको बोल रहे हैं, इतना सब उसको बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई की बात हो रही है, उसको अंदर डालने की बात हो रही है, लेकिन इसके बाद भी उनकी आवाज़ नहीं बंद हो रही है। इसमें फजीयत क्या है? फजीयत क्या है? फजीती उसको बोलते हैं जी, कि जिसमें लोग हंस पड़े, हास्यास्पद, जो लाफेबल है जी, हास्यास्पद है, उसको फजीयत बोलते हैं। इसमें फजीयत नहीं है उसकी, वो तो और बड़ा हो रहा है। मतलब लोग बड़ा कर रहे हैं उसको। नहीं सर, वो बड़ा ही है, और उसका बड़प्पन जो है जी, वो बार बार ऐसे चुनौतियाँ जब आती है उसके सामने तो एस्टेब्लिश हो जाता है। अभी ऐसा है कि हक्कभंग, जी, उसने कुछ बोला तो उसके ऊपर हक्कभंग हो गया। बिल्कुल। अभी ऐसा है कि इसने बोला कि मैं ये चोर मंडली के साथ नहीं जाना चाहता, और उसने विधिमंडल को चोर मंडल कहा, ऐसा आरोप है उसके ऊपर। उसके ऊपर उसने एक खुलासा दिया है, जो खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा मतलब रखता है। उसने बोला कि हाँ, मैं विधिमंडल के कुछ सदस्यों को जिन्होंने हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम चुराया है उनके बारे में जिक्र कर रहा था, तो मैंने बोला कि 40 चोर जो गए। नहीं, 40-40 कुछ नहीं बोला, वो बोला चोर लोगों का मंडल है ये जी, तो उनके साथ नहीं हमको कुछ संबंध रखना है। तो उसने सर बोला कि जब चाय पान के लिए बुलाया था अपोजिशन को, और शिंदे साहब ने जब बोला की भाई अच्छा हुआ नाही आहे चाय पिणे, आम्हाला पण देशद्रोह्यांबरोबर चहा प्यायचाच नव्हता। अब वो बोले कि उन्होंने जब देशद्रोही शब्द यूज़ किया तब उन्होंने भी ये नहीं बताया कि नवाब मलिक देशद्रोही है। बिल्कुल, बाद में बताया उन्होंने, खुलासा होने के बाद। उन्होंने एक जनरल विधान किया कि भाई देशद्रोही है, उनके साथ नहीं चाय पिया तो अच्छा है। तो बोला वहाँ पे वो सबको लागू होता है, सभी पे लागू होता है। अगर वो सभी पे लागू होता है तो शिंदे साहब ने तो बाद में खुलासा कर लिया कि मैंने सभी के लिए नहीं बोला था। बिल्कुल, मैंने तो सिर्फ नवाब मलिक जो देशद्रोही दाऊद से संबंध रखते हैं उनके बारे में बोला था। अब सर उसमें भी है, कैसे एकनाथ भी अपना दोस्त है, खास दोस्त है, हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, मगर सर ये नवाब मलिक के चाय पीने के आने का कोई औचित्य ही नहीं था ना। वो तो जेल में है। वो जेल में है, हॉस्पिटल में है, वो कहाँ आने वाला था? तो आप जब बोलते हैं अच्छा हुआ महाराष्ट्रद्रोही देशद्रोही आदमी के साथ हमको चाय पीने की नौबत ही नहीं आई, वो आने वाली नहीं थी। कब आने वाली थी, कैसे आने वाली थी? अरे वो तो जेल में है। फिर भी बाद में जब खुलासा करते हुए उसके बारे में चर्चा हुई तो डिफेंसिव जाना पड़ा शिंदे साहब को, उनको बोलना पड़ा कि नहीं नहीं मैं नवाब मलिक के बारे में बोल रहा था, जबकि उनके विधान में वो नहीं था। अब संजय इतना बुद्धिमान है और युक्तिवाद चतुर है, और वो कपिल सिब्बल ही है इसका, शिवसेना का, उसने बराबर वही पॉइंट पकड़ लिया। शिवसेना का कि उबाठा का? उबाठा का सर, वो अभी तक गलती होती रहती है। तो उबाठा का सर, उसने बराबर वही पॉइंट पकड़ लिया। बोला अगर शिंदे साहब ने
नवाब मलिक जो आने की संभावना ही नहीं थी, उनके बारे में बोलते समय बरं झालं देशद्रोहांबरोबर आम्हाला चहा प्यावा लागला नहीं, तो वो लागू होता है सबके लिए जो नहीं आए अपोजिशन के। और वो बोल रहे कि मैं ऐसा बोला नहीं और उसका अर्थ ऐसा नहीं है, तो मेरे इसमें भी ऐसा अर्थ नहीं निकलता है। मैंने भी जो बोला वो उन लोगों के बोला कि जिन्होंने हमारा पार्टी का नाम और चिन्ह चुराया है, उनको चोर मंडली बोला। मैंने कहा सबको बोला। अब सर अगर आप न्यायाधीश है और बीच में बैठ के कोई आपकी सद्भावना दुर्भावना नहीं है और तटस्थता से बात करें, तो आप बोलेंगे कि इनका अगर खुलासा मानना है तो इनका भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल। और इनका अगर नहीं मानना है तो उनका भी मानना नहीं पड़ेगा। तो क्या है इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं होगी? इसमें ऐसा है कि जो विधानसभा है जी, वहाँ पे जो सभापति है नार्वेकर, उन्होंने एक कमेटी प्रस्थापित की उसकी जांच के लिए, वो जांच के लिए वो छोड़ दिया। अभी नीलम गोरे जो ऊपर के विधान परिषद में हैं, उन्होंने इतना कड़क रुख नहीं अपनाया। असल में वो शिवसेना उभा ठाकी है और उभा ठाकी वो अगली मुख्यमंत्री भी हो सकती, इतना उसका वजूद है। जी, महिला मुख्यमंत्री अगर करनी है तो उसके सिवाय दूसरा कोई नाम नहीं है। उसको चाहिए था कि अगर निचले सभागृह में समिति गठित की है तो चलो मैं भी विधान परिषद में समिति गठित करती हूँ, एक न्याय देने के हिसाब से। उन्होंने वो समिति में उभा ठाका कोई आदमी नहीं लिया। नीलम गोरे ये कर सकती थी कि उसने शिवसेना का कोई नहीं लेने का, उभा ठाका और आघाड़ी का ही लेने का, और आपने नहीं लिया है ना सभी पार्टी का, तो हमको भी हक बनता है। ऐसा करके वो ये कर सकती थी कि भाई ये शिंदे का जो मामला है वो हम भेज देते हैं कमेटी के पास, फिर कमेटी आगे चल के उसका निर्णय करेगी। तो वो भी क्या नहीं, उन्होंने बोला ना मैं स्वीकार करती हूँ ना नकार देती हूँ, बीच में रख दिया उन्होंने। वो सर असल में ऐसा है कि वो सभापति है, उपसभापति है, अभी इसके लिए उसको चैलेंज नहीं किया जाता है। मगर शिवसेना उभा ठाके लोग ऐसे देखते रह गए, ये क्या हो गया, अपनी उपसभापति हैं और उन्होंने ना लिया ना दिया जांच कमेटी में, और जांच कमेटी भी गठित नहीं की। मतलब नीचे के सभागृह में संजय को ब्लॉक करने का पूरा तैयारी है, और हमारे यहाँ हमारी उपसभापति जो है वो लटका के अधर में रखा है। क्या उनके ऊपर मुख्यमंत्री होने का शिंदे का दबाव आ गया, इसके लिए नहीं किया या किसी के लिए नहीं किया जी, ऐसा सवाल उनके मन में पैदा हो। बाद में और एक प्रॉब्लम हो गया। कल रात मेरी सर वो इधर कोल्हापुर में था, मेरा दोस्त है सर, रात 12 बजे मैंने उसको फ़ोन किया तो वो बोला कि मैं तेरी ही फ़ोन की राह देख रहा था क्योंकि अभी मैं सोने जा रहा हूँ, तो आज अपनी बात नहीं हुई थी। मैंने बोला ये तुम्हारा जो हक भंग है उसके बारे में तुमको क्या लगता है? तो उसने एक शब्द यूज़ किया जो मैं यूज़ करूँगा तो मेरा हक भंग हो जाएगा करके नहीं यूज़ करता हूँ। वो बोला कि अनिल, इनको ये विधानसभा ने जो हक भंग समिति वगैरह की है, इनको पता होना चाहिए था। बड़े बड़े दिग्गज नेता वहाँ हैं, फडणवीस हैं, ये हैं, उनको तो मालूम है कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। मेरे ऊपर विधानसभा में हक भंग का नोटिस देने के पहले या तो नोटिस देने के बाद या मेरा केस बनने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, और मेरा निर्णय करने का अधिकार विधानसभा को है ही नहीं। मतलब कुछ भी बोले तो उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, राज्यसभा का है। अच्छा, इनको वो राज्यसभा को भेजना पड़ेगा। राज्यसभा में अभी ऑलमोस्ट बहुमत है जी बीजेपी का, तो वो कार्रवाई कर सकते हैं, करेंगे ऐसा नहीं है। वहाँ भी उपसभापति ने जैसा रोल लिया वैसा ले सकते हैं, क्योंकि संजय जो है वो मोदी साहब के भी करीब है ही, कितना भी पॉलिटिकल झगड़ा करे। और मोदी साहब को ये मालूम है कि कर्नल कभी ना कभी अगर उभाटे के साथ कोई बात करनी होगी पॉजिटिव, तो सिर्फ संजय ही कर सकता है। तो वो संजय को ऑब्लिगेशन करने का चांस क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। तो राज्यसभा में मैटर जाने के बाद भी पड़ा रहेगा। और ऐसी कोई ये नहीं है कि भाई 8 दिन में 15 दिन में पड़ा रहा, आ गया है तुम्हारा। तो यहाँ पे कार्रवाई जो है, मुझे ऐसा शुरू में मुझे भी मालूम नहीं था, करके ऐसा लगा था कि भाई अभी पकड़ के इसको 6 महीना डाल देंगे अंदर। मगर अभी कल रात को संजय ने मुझे बताया कि राज्यसभा का ये अधिकार है, क्योंकि मैं राज्यसभा का मेंबर हूँ, इनका अधिकार ही नहीं है।
तो इनको पास करो, मेरे खिलाफ जो भी करना है वो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा से भी हटाने की तैयारी तो चल ही रही है। राज्यसभा में भेजेंगे ना? नहीं, राज्यसभा से उनको हटाने की तैयारी चल रही है। हाँ, चल रही है। वो उबाठा और इसके झगड़े में ये कर रही है, कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना और उबाठा के झगड़े। उबाठा के मैं उसमें भी एक दिक्कत आ गई है सर, टेक्निकली आ गई है। वो भी संजय ने मुझे बताई। वो बोले कि मुझे अकेले को नहीं निकाल सकते वो, क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप पत्र करेंगे वो आरोप पत्र तीनों को लागू होगा जी। शिवसेना उबाठा के जो 3 खासदार है राज्यसभा में, अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय, तो बोला तीनों के ऊपर लागू करना पड़ेगा। और आज की तारीख में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद एक घबराहट सी हो गई है मोदी गवर्नमेंट के लोगों में भी और मोदी सरकार में भी और बीजेपी में भी, कि हम जो मन चाहे करेंगे और कोर्ट में नहीं वो अगर आगे चलेगा तो बदनामी होगी। तो बोला ये यहाँ पे मैं अपील नहीं कर सकता। राज्यसभा में अगर इन्होंने मुझे ये किया मैं कोर्ट जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट और चैलेंज कर सकता हूँ। उसका अंदाज़ा ऐसा था कि राज्यसभा भेजेंगे, राज्यसभा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उपराष्ट्रपति होते हैं सर वहाँ पे, छोटा आदमी नहीं होता है। धनखड़ करके जो है अपने, वो उपराष्ट्रपति है देश के। वो ऐसे किसी ने कुछ बोला, ये किया, इसके मामले में वो ऐसे कार्रवाई करेंगे नहीं। हाँ, वो इनको ये करो, कैंसिल करो वाली कार्रवाई के लिए अगर कुछ जुटा पाते हैं सबूत तीनों के खिलाफ तो वो अलग बात है, मगर वो नहीं होगी। और सर संजय ने मुझे बोला कि अनिल, ये मुझे जेल में डाल के और क्या करेंगे, एक बार जा चुका हूँ, अभी मैं जेल को डरता नहीं हूँ। आदत से पड़ गई। आदत एक बार ही गया, बहुत बार गया तो आदत पड़ती है। एक बार ही गया, इसलिए 100 दिन तो गए। हाँ, तो वो बोला मैं डरता ना। वो बोला ये लोग मुझे, अनिल तू मेरे नाम से ये अनाउंस कर दे कि मुझे फांसी भी दी तो भी मैं हटूंगा नहीं पीछे, मैं इनके पीछे बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। तो क्या सर ये जो सर फांसी होती नहीं ना ऐसी चीज़ें सर, ये जो लगातार बोलते जा रहे हैं, क्या ये उद्धव की आवाज़ में बोल रहे हैं कि खुद का उनका आवाज़ है? क्योंकि उद्धव में इतना दम, उद्धव ठाकरे कुछ इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, इसका मतलब बोलने की छूट जो दी रखी है। नहीं, छूट तो दी रखी है। देखो उद्धव में वो दम नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो ये जो संजय बोलता है वो उद्धव बोलेगा, उतना दम नहीं है। वो क्या है, आमच्याकडे मराठीमध्ये एक म्हण आहे, पाहुण्याच्या हातून साप मारणे। तो वैसा चल रहा है कि संजय बता रहा है, वो सुषमा ताई बता रही है, वो काफ़ी है हल्ला गुल्ला मचाने के लिए। उद्धव उनको कंट्रोल कर सकते भाई, ऐसा मत बोलो। नहीं, करना ही नहीं है उसको। अच्छा, करना नहीं। तुम बोलो, तुम सहन करो। जेल में जाएगा कौन? उद्धव थोड़ा जाएगा, ये जाएगा। जाओ, तुम बोले तुम जाओ। वो 100 दिन अंदर था तो इसने क्या चौकसी की क्या उसकी? अरे फडणवीस और शिंदे साहब ने चौकसी की उसकी। फडणवीस साहब ने तो अभी बोलना नहीं चाहिए मगर उसको छुड़ाने में मदद की, इसीलिए तो शाह साहब बोले ना कि इसको छोड़ा, ये गलती हो गई। तो किसी ने तो छुड़ाया है उनको और उसको पकड़ा नहीं। तो जेलर को शिंदे साहब ने बुला लिया था घर नंदनवन, मैं तो डिटेल दे रहा हूँ, और उनको बोला कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, इसको कोई तकलीफ़ ना हो। सर शिंदे और फडणवीस ने यहाँ तक किया है। आज भी उनके मन में संजय के प्रति एक सॉफ्ट है। तो फिर क्यों चोर चोर बोल रहे हैं? कौन चोर बोल रहे हैं? संजय राउत है। मतलब इतना हेल्प करने के बाद भी उनको चोर ही बोल रहे हैं सर। हाँ ना, अभी क्या वो क्या कहा जाए? मेरी भूमिका है बोलता है, मतलब चोर बोलना भूमिका है। वो बोला मेरी भूमिका है, मैं भूमिका से हट जाऊंगा तो शिवसेना का तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा। सुषमा अंधारे को कोई कीमत नहीं देता है जी। सुषमा अंधारे तो मतलब ये बोलना अगर बंद कर दिए तो उबाटा खत्म। सर उबाटा ही खत्म ना, तो इसको बोलना ही है जी। सर कैसे है ना, हारी हुई जंग भी खुद को हारती हुई जंग भी सेनापति को लड़नी पड़ती है। उबाटा को जिंदा रखने के लिए बोलना है कि खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए? नहीं सर, लाइमलाइट अभी उसके ऊपर बहुत हो गया, बहुत ओवर हो गया। वो उबाटा को जिंदा रखने के लिए बोल रहा है और वो बोलता है ना फांसी, तो उसको जेल भी होगी ना तो अभी वो हटेगा नहीं जी। और उसको जेल होगी ऐसा मुझे लग रहा था कल तक। कल रात उससे जो बात हुई उसमें 1-2 बातें और मुझे पता चली है जिसका वाच्यता मैं करना उसके हित में नहीं है, तो उसको जेल नहीं होगी।
ये मेरा आज का फाइनल स्टेटमेंट है। धन्यवाद। धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे संजय राउत के ऊपर, क्योंकि वो इतनी जो उनके ऊपर एलिगेशन जो लग रहे हैं, चोर डाकू की संज्ञा दे रहे हैं, उनके ऊपर हक भंग का गुनाह भी दाखिल हो रहा है, उसके बाद भी वो बोलना भी बंद नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस हमको फांसी भी हो जाए तो हम जो है हमको कोई बोलने से रोक नहीं सकता। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या मानते हैं इस विषय को? आपने भी देखा होगा हमारी वीडियो को, तो हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय, अपने विचार लिखिए। और जो हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।